नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साप्ताहिक समसामयिकी 2 मई से 8 मई तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। जीत की एक भूख होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, और वह जुनून आपको कहीं दूसरे से नहीं मिलेगा। वह जुनून आपको खुद अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। अभी वर्तमान स्थिति में जो नकारात्मक माहौल चल रहा है, उम्मीदतः आने वाला 15 से 20 दिन बाद कुछ हद तक, जैसे हमारे देश के विशेषज्ञ डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि 20 मई के बाद जो वर्तमान का जो स्थिति है, इसमें कुछ हद तक सुधार होगा और कोरोना का जो केस है उसमें भी बहुत अत्यधिक गिरावट आने की कमी है। पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा यह भी फिक्स है। यदि यह कोई बोल रहा है तो ये गलत है, लेकिन कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके बाद एग्ज़ाम जो भी है वो आयोग के द्वारा, विभिन्न कमीशनों के द्वारा, विभिन्न आयोगों के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। और आज 9 मई को आज विश्व के सभी माताओं का दिन है। वैसे उनका दिन तो है ही नहीं, उनका तो जिस दिन से यह संसार शुरू हुआ, जिस समय से संसार शुरू हुआ उस समय से, और जब तक यह संसार रहेगा तब तक सिर्फ उन्हीं का दिन है। लेकिन एक होता है ना कि मतलब विशेष, तो उसी तरह से आज अंग्रेजी माध्यम के व्यू से आज मदर्स डे मनाया जाता है। तो इस लॉकडाउन की कंडीशन में, इस लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोग तो घर में बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन हो या जॉब वाले जो भी हो, सभी का छुट्टी है वर्क से। लेकिन एक माँ है एकमात्र पूरे संसार में जिनका कभी लॉकडाउन नहीं होता, जिनकी कभी छुट्टियां नहीं होती है, उनकी कभी छुट्टियां नहीं होती हैं। उनके लिए लॉकडाउन हो या लॉकडाउन नहीं हो, रोज़ दिन उनके लिए बराबर है, सामान्य दिन है उनके लिए हमेशा। और वो कभी थकती भी नहीं है। ऐसा नहीं थकती, थकती है, लेकिन हम लोग उनकी थकान को महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि कभी समय मिले तो 2 मिनट अपनी माँ के पास जाकर बैठें। अपनी माँ के गोद में सर रख के आपको जो आनंद मिलेगा, जो अनुभव मिलेगा, वो आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा। और कभी जब समय मिले आपको तो कोशिश कीजिए, जब आप घर आए या यदि आप घर पे हैं तो कुछ माँ के कामों में मदद कर दें आप। जैसे कुछ पानी है, कुछ पानी कहीं से ला दे, या माँ नहा रही है तो पानी भर दे। इस तरह का अनेक प्रकार छोटी छोटी बात है, लेकिन इससे उनकी आत्मा को संतुष्ट मिले। यदि वो खाना खा रहे हैं तो आप पानी ला के उनको दे दीजिए। यदि वो चाय बना रहे हैं तो दूध ला के दे दीजिए। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हेल्प, छोटी छोटी बातों से उन्हें खुशी मिलेगी, और वह जो खुशी मिलेगी उस खुशी का तुलना आप संसार में कहीं से नहीं कर सकते हैं। और किसी भी, कितना भी आप अमीर हो जाएं, वह खुशियां आपको वह पैसा नहीं दे सकता है। इस कारण से इस शब्द की व्याख्या आज तक स्वयं ईश्वर भी नहीं कर पाए हैं। इस शब्द की व्याख्या, इस शब्द में इतनी गहराई है, आप जितना बोलते जाएंगे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि इस शब्द को अभी तक कोई भी ग्रामर, कोई भी व्याकरण, कोई भी पुस्तक डिफाइन नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इतना गहरा हुआ शब्द है ये। तो इस उद्देश्य से हम लोग दुनिया के सभी माँओं को प्रणाम करते हुए, तो हम लोग संसार के सभी माँओं को प्रणाम करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, उनके आगे जितना झुकिएगा आप, वैसे उनके आगे पूरा संसार ही झुकता है। और यह एक ऐसा जगह है, आप जितना झुकेंगे, आप यहाँ जितना झुकेंगे आप, उतनी अधिक ऊंचाइयाँ आपको प्राप्त होगी, उतने अधिक आप सफल होंगे आप। यह एक ऐसा स्थान है, आप कहीं भी मत जाइए घूमने के लिए, आप सिर्फ यदि इनकी सेवा कर लेते हैं तो आपको सारा संसार मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ऑपरेशन CO जीत
सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए ऑपरेशन सीओ जीत शुरू किया है। इसके साथ साथ सीओ जीत लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करता है। मेडिकल थेरेपी के अलावा रोगियों के इस आश्वासन की आवश्यकता होती है कि वे ठीक हो जाएंगे और समय के साथ उन्हें आत्मविश्वास और साहस वापस पाने की आवश्यकता होती है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मेडिकल की डिप्टी चीफ काटिकर सशस्त्र बलों में 3 स्टार जनरल बनने वाली तीसरी महिला हैं। वाइस एडमिरल डॉक्टर सुनीता अरोरा और एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय पहली और दूसरी महिला हैं। कोजीत योजना के तहत सशस्त्र बलों के तीनों विंग के कर्मियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल करने मदद करने के लिए सेवा में लगाया गया है। कोविड बेड स्थापित किए गए हैं और वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने की लड़ाई में नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करते हैं। यह ऑपरेशन मिश्रित कोविड-19 प्रबंधन के लिए देश भर में अतिरिक्त बेड प्रदान करने का भी प्रयास करता है। तो कोजीत क्या है? तो यह एक सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया गया एक कह सकते हैं पहल है, जो कोविड-19 में मतलब क्या इस तरह के बीमारियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखला बहाल करना और बेड की उपस्थिति को सुस्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण पर रोक अत्यधिक हाईलाइटेड मुद्दा पूरे देश के लिए है। यह बहुत ही मोस्ट। चलिए इसको समझते हैं अब हम लोग विस्तार पूर्वक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी क्योंकि यह आरक्षण की 50% सीमा को पार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के उस कानून को असंवैधानिक करार दे दिया जिसने मराठा समुदाय को रोजगार और सार्वजनिक शिक्षा में उनके कोटा के आरक्षण की गारंटी दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मराठा आरक्षण का चर्चा। आरंभ इसका कैसे क्या हो सो देखते हैं हम। 2016 में मराठा क्रांति मोर्चा के तहत कई मराठा एक साथ आए। उन्होंने अहमदनगर के कोपर्डी गांव में एक 15 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के विरोध में हाथ मिलाया। हालांकि कोपर्डी घटना एक ट्रिगर थी। यह बाद में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा के समुदाय के लिए आरक्षण पर केंद्रित हो गया था। 2017 में बड़े पैमाने पर मौन रैलियां आयोजित की गई। उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफ़ी, कोपर्डी की लड़की के लिए न्याय की मांग की। 2018 में सड़क पर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। एक मराठा लाख मराठा उनका नारा था। एक मराठा लाख मराठा उनका यह एक नारा था। एमजी गायकवाड़ आयोग के बारे में थोड़ा देखते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो उद्धव ठाकरे से पहले बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एजी गायकवाड़ के तहत 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि मराठों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन यहाँ सुनेगा कि एमजी गायकवाड़ आयोग का संबंध किससे है? तो मराठा आरक्षण यह आप यहाँ से याद रखेंगे। आयोग ने सिफारिश की थी कि मराठों को आरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC था। आयोग ने कोटा प्रदर्शित निर्दिष्ट नहीं किया था। इसे राज्य सरकार को तय करना बाकी कर दिया गया। 2018 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अधिनियम महाराष्ट्र सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एक्ट के तहत मराठों को आरक्षण प्रदान किया। इस अधिनियम को विधानसभा और परिषद दोनों में अनुमोदित किया गया था। उच्च न्यायालय में आरक्षण को चुनौती। एक जनहित याचिका ने बम्बई उच्च न्यायालय में SEBC के तहत आरक्षण को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने आरक्षण को बरकरार रखा और कहा कि आरक्षण 16% की बजाय शिक्षा में 12% और नौकरियों में 16% होना चाहिए। मेघालय में सारोपोड्स की खोज की गई। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स ने हाल ही में सारोपोड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े पाए। कहाँ पाया गया? तो मेघालय में। अत्यंत महत्वपूर्ण, आने वाले सभी एग्जाम में आपको यह प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। वे 100 मिलियन वर्ष के थे। ये डायनासोर की हड्डियाँ मेघालय जिले के पश्चिमी खासी पहाड़ियों वेस्ट खासी हिल्स में पाई गई थी। यह इस क्षेत्र में सारोपोड की खोज की पहली घटना। यह आप चित्र देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सारोपोड के बारे में जानते हैं।
उनकी गर्दन लंबी, यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्दन कितनी लंबी है। छोटे सिर, सिर देखिए कितना छोटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह इनकी गर्दन है और यहाँ पर इनका सिर देख सकते हैं आप, कितनी छोटी सिर है। और स्तंभ की तरह 4 पैर होते हैं। मेघालय ऐसा 5वां राज्य बन गया जहाँ सौरोपोड्स के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस तरह के साक्ष्य पहले ही मिल चुके हैं। इसके अलावा मेघालय उत्तर पूर्व एकमात्र राज्य है जहां सौरोपोड की हड्डियां मिली है। पहली डायनासोर की हड्डी की खोज जबलपुर मध्य प्रदेश छावनी के बड़ा शिमला हिल में की गई थी। भारत में डायनासोर्स ट्रायसिक काल के अंत से लेकर क्रेटेशियस काल तक मौजूद थे। राजासौरस डायनासोर भारत में उत्पन्न हुआ था। भारत में पाए जाने वाले सभी डायनासोरों में से भारत में पाए जाने वाले सभी डायनासोरों में से बारापासोस भारत में सबसे बड़ा था। यह 4 मीटर ऊंचा और 24 मीटर लंबा था। सबसे खतरनाक टायरोनोसॉरस रेक्स था। एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी में गिर गया था जिसने पृथ्वी की जलवायु परिस्थितियों को बदल दिया। इन जलवायु परिस्थितियों में डायनासोर जीवित नहीं रह सकते थे। इसके अलावा उल्कापिंड के प्रभाव कारण बनाई गई खाद्य श्रृंखला के असंतुलन से डायनासोर भूखमरी कारण भी मारे गए। उल्कापिंड के प्रभाव से कई जानवर मारे गए और अधिकांशतः जंगल जल गए। यह भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में मतों की पुनर्गणना पर मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया गया कि इस तरह के मामले पर निर्णय लेने हेतु निर्वाचन समिति द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी कानून के अंतर्गत अंतिम प्राधिकार होता है। मुद्दा क्या था उसके अनुसार देखते हैं हम लोग। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पूर्व सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी के बीच एक कड़ा रोमांचक मुकाबला हुआ था। अंतिम निर्वाचन आयोग द्वारा शुवेंदु अधिकारी को 1956 मतों के अंतर से विजयी घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल पुनर्गणना कराए जाने की मांग की, लेकिन इसे चुनाव आयोग के द्वारा ठुकरा दिया गया। इलेक्शन कमीशन का चर्चा भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका चर्चा अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक में भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का चर्चा किया गया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा इन सभी के चुनाव की घोषणा की जाती है। मतदाता सूची तैयार करवाई जाती है। राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर का दर्जा देना तथा चुनाव चिन्ह प्रदान करना भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत निर्वाचन अधिकारी की भूमिका एवं शक्तियाँ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। किसी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक हैसियत से स्वतंत्र रूप से वैधानिक कार्य करता है, चाहे वह नामांकन, मतदान या मतगणना हो। निर्वाचन अधिकारी भारत के निर्वाचन आयोग के विद्यमान चुनावी कानूनों, निर्देशों और दिशा निर्देशों के अनुसार शक्ति से कार्य करता है। जब कभी मतों की पुनर्गणना के लिए आवेदन किया जाता है तो निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के लिए इस मामले पर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है तथा वह इस प्रकार के आवेदन पर पूर्ण अथवा आंशिक अनुमति प्रदान कर सकता है अथवा सारहीन या अनुचित प्रतीत होने पर ऐसे आवेदनों को पूर्णतः खारिज कर सकता है। आगे कार्रवाई इसमें क्या हो सकता है? ऐसे मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका इलेक्शन पिटीशन ईपी दायर करना एकमात्र कानूनी उपाय होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को केवल अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत एक चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मुरहन योगामेट क्या है? असम में भी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है और बीजेपी की सरकार वहाँ पर बन गई है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। आप लोगों से यहाँ से एक प्यारा सा प्रश्न है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है या कौन शपथ लेंगे?
असम के मछुआरे समुदाय की 6 युवा लड़कियों द्वारा जलकुंभी से विकसित बायोडिग्रेडेबल तथा कंपोस्टेबल मैट चटाई बनाई गई है। देखिए कितने अच्छे, जलकुंभी से एक चटाई बनाई गई है। यह इस जलीय पौधे को समस्या से संपदा में बदल सकती है। इस कदम की शुरुआत भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत एक स्वायत्तशासी निकाय पूर्वोत्तर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं पहुंच केंद्र नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच की एक पहल के जरिए हुई, जिससे कि जलकुंभी से संपदा बनाने के लिए 6 लड़कियों के नेतृत्व में एक सामूहिक सीमांग अर्थात स्वप्न से जुड़े समस्त महिला समुदाय को इसमें शामिल किया जा सका। सोशल सिक्योरिटी कोड की धारा 142, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 को अधिसूचित किया। यह धारा आधार की प्रयोज्यता को कवर करती है। अधिसूचना श्रम और रोजगार मंत्रालय को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों से आधार विवरण एकत्रित करने में सक्षम करेगी। इसमें प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस बना रहा है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों का डाटा एकत्र करना है। इस डेटा का उपयोग सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा किया जाएगा। एक अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक आधार को जमा करके खुद को पोर्टल में पंजीकृत कर सकता है। धारा 142 क्या है? इसमें कहा गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसी कर्मचारी या असंगठित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आधार विवरण जो है वह जरूरी है। नेक्स्ट, सूत्र मॉडल। सरकार समर्थित सूत्र मॉडल द्वारा कोविड-19 महामारी की तीव्रता और कमी के बारे में पूर्वानुमान लगाने की क्षमता पर कई वैज्ञानिकों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मॉडल की यह धारणा बनाने में कि भारत में कोविड-19 महामारी की भयावह दूसरी लहर आने की संभावना नहीं है, अतिकाय भूमिका हो सकती है। सूत्र मॉडल क्या है? सस्टेबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच मॉडल पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों के ध्यान में तब आया जब बीते अक्टूबर में इसके एक विशेषज्ञ सदस्य ने घोषणा की थी कि भारत कोविड महामारी की चरम सीमा से गुजर चुका है। कोविड प्रक्षेपवक्र का पूर्वानुमान लगाने के लिए सूत्र मॉडल 3 मुख्य मापदंडों का प्रयोग करता था। बीटा, इसे संपर्क दर भी कहा जाता था, तथा यह किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा अन्य लोगों के संक्रमित होने के बारे में बताता है। यह RO मान से संबंधित होता है, जो किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उनके संक्रमण के दौरान वायरस से संक्रमित होने वाले अन्य लोगों की संख्या होती है। पहुंच क्या है इसकी? यह महामारी के प्रति आबादी के जोखिम के स्तर को मापता है। एप्सिलॉन, जो पता लगाए जा चुके हैं और गैर पता लगाए गए मामलों का अनुपात होता है। यह यूडिड प्रोजेक्ट 2016 से लागू किया जा रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए केवल यूडिड पोर्टल का उपयोग करके विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया। यह 1 जून 2021 से लागू हुआ। सर्च यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड कार्ड यूनिक ID फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सार्वभौमिक ID और विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं या पूछ सकते हैं आपसे इसका पूरा नाम। तो यूनिक ID फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज प्रोजेक्ट, यह आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए एक UDID अर्थात यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड जारी करना है। परियोजना की मुख्य विशेषता क्या है? इस परियोजना का लक्ष्य निम्नलिखित हासिल करना है। देश भर में विकलांग व्यक्तियों की डेटा ऑनलाइन उपलब्धता के लिए एक केंद्रीकृत वेब एप्लीकेशन, विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना और आवेदन पत्र जमा करना, अस्पतालों द्वारा विकलांगता के प्रतिशत की गणना करने की प्रक्रिया को तेज करना, विकलांग व्यक्तियों के बारे में जानकारी का ऑनलाइन अपडेशन और नवीकरणीय रखना। इस परियोजना में शामिल विकलांग व्यक्ति विकलांग अधिनियम 1995 पर आधारित हैं। निम्नलिखित विकलांगता इस परियोजना में शामिल है: मस्तिष्क पक्षपात, अंधापन, कम दृष्टि, लोकोमोटर विकलांगता, कुष्ठ ठीक, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, सुनने में परेशानी, यह सब
इसमें शामिल हो सकता है यदि इस तरह का किसी के पास कोई बीमारी है तो। भारत सरकार बनाने के लिए व्यक्ति से केवल निम्नलिखित विवरण पत्र एकत्र करेगी: उनके पते सहित व्यक्तिगत विवरण, रोजगार की विशेष जानकारी, पहचान का विवरण और विकलांगता का विवरण। यूडीआईडी परियोजना के लाभ क्या हैं? यह परियोजना दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाने की आवश्यकता को हटा देगी। यूडीआईडी कार्ड सभी आवश्यक विवरणों को कैप्चर करेगा। यह है इससे लाभ। यह भविष्य में विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक सत्यापन और पहचान का एकल दस्तावेज होगा। यह गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर से शुरू होने वाले सभी स्तरों पर लाभार्थियों की वित्तीय प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखने का प्रयास करते हैं। भारत के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन सांसद राहुल सेवाले ने मुंबई में भारत के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। या किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र में। वैक्सीनेशन इन ड्राइव का कैसे लाभ ले सकते हैं तो देखिए आप, पोर्टल है इसका cowin.gov.in और आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्ट्रेशन कराएं। डेट और टाइम स्लॉट बुक करें। स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट और आईडी प्रूफ लेकर सेंटर पर जाएं। कार में बैठे बैठे टीका लगाया जाएगा, नीचे उतरने की भी ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छी सुविधा है महाराष्ट्र में और इस कारण से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कहा है भारत सरकार को और सभी राज्यों की सरकार को कि आप लोग महाराष्ट्र से सीख लें कि महाराष्ट्र में किस तरह से इस कोरोना के पेशेंट को पॉजिटिविटी को कम किया जा रहा है। आधे घंटे तक वहीं रुकना होगा जहाँ सुइयां लिए। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी होगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। यह दादर की कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया जाएगा। पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की सुविधा ऐसे समय में स्थापित की गई है जब विकलांग लोगों को टीकाकरण केंद्र तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह सुविधा समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है। फास्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर उन नागरिकों को भी परिवहन सुविधा प्रदान करता है जिनके पास अपने वाहन नहीं हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा 6 राज्यों से लगती है। कर्नाटक और गोवा इसके दक्षिण में स्थित है। तेलंगाना इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। छत्तीसगढ़ इसके पूर्व में स्थित है। गुजरात और मध्य प्रदेश इसके उत्तर में स्थित है। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी। और राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जी। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, यह भी आप याद रखेंगे। मुंबई से आप याद रखेंगे सॉल्ट सेट द्वीप पर बसा हुआ यह एक शहर है मुंबई। तो इस तरह से आज हम लोग राष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किए। दूसरे भाग में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटना का इंटरनेशनल न्यूज़ के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक आप शेयर कीजिए। आप अधिक से अधिक व्हाट्सअप, फेसबुक जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस ग्रुप में आप शेयर कीजिए। आपका प्यार चाहिए हमें, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आपका सहयोग मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और यह चैनल भी चल पाएगा। और आपको इसमें कुछ करना तो है नहीं, ना कोई आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, बस एक क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और 2 मिनट समय देकर आपको कुछ लोगों तक इस चैनल को शेयर करना है। इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो, यदि आपको लग रहा है कि यह सिर्फ टाइम पास वीडियो है तो आप इसको ना शेयर करें ना आप इसको सब्सक्राइब करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि पढ़ाई उसी को बोरिंग लग सकता है जो पढ़ने वाला नहीं हो। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद।